हेलो एवरीवन, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th फिजिक्स। तो जिसका आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे, क्लास 10th फिजिक्स का, हम इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज फोर्स। तो जैसे कि आपको पता है, ये एक कंप्लीट यूनिट है, फोर्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो ये आपके पास एक कंप्लीट यूनिट है जिसका फर्स्ट चैप्टर है फोर्स। तो आपको पता है ये डिफरेंट सेक्शन में डिवाइडेड है। फर्स्ट चैप्टर इसमें फोर्स है, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स की। तो आपको ध्यान होगा लास्ट ईयर भी आपने फोर्स के बारे में पढ़ा था, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं, डिफरेंट कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन कौन से होते हैं। जैसे आपने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में पढ़ा होगा, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, वहां पे कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती है। देन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आपने डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़े होंगे, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग हो गया। तो ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस में। अब इसके बाद हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था, जो कि बेस्ड है फोर्सेस पे। तो फोर्सेस में हमने न्यूटन्स लॉ भी पढ़े थे। तो 3 डिफरेंट लॉज आपने न्यूटन के पढ़े थे, वो सब आपने किया था क्लास 9th में। अब हम उसी से आगे स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको क्लास 9th के ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्लास 9th फिजिक्स के वीडियोस देख सकते हो, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th में। और क्लास 10th में जब हम बिगिनिंग में देखते हैं, तो बिगिनिंग में हम बात करेंगे मोशन, जिसमें हम ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन की बात करेंगे। तो मोशन के बारे में वैसे आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो, एक बार फिर से मैं बता देता हूं। आपको पता है मोशन क्या होता है। मोशन, किसी भी बॉडी को हम मोशन में कब कहेंगे, बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन कीप्स चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन भी चेंज होती रहती है। मतलब अभी कोई बॉडी इस पॉइंट पे है, कुछ देर के बाद इस पॉइंट पे आ जाएगी, फिर इस पॉइंट पे आ जाएगी, राइट। तो टाइम टू टाइम इसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब ये बॉडी क्या है, मोशन में। अदरवाइज क्या कहलाती है, अगर बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, बॉडी एक ही पोजीशन में कंटिन्यूअसली, टाइम पास होते जा रहा है, लेकिन बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। तो आई होप कि आपको मोशन समझ में आ गया होगा, जो कि आप शायद पहले से जानते हो। अब हम बात करेंगे ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन की। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये दोनों। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन को समझना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, देखिए, कभी भी एक बॉडी जब एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, बॉडी व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो कोई भी बॉडी जब एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है, तो इस मोशन को, द मोशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी अ ट्रांसलेशनल मोशन। मतलब एक बॉडी इस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, या किसी भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। तो एक स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रही है, तो ये क्या हो गया इसका, ट्रांसलेशनल मोशन। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन इसी बॉडी को देखिए, अभी क्या कर रही थी, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही थी, लेकिन इसी बॉडी को अगर हम एक पॉइंट पे पाइवेटेड कर दें, पाइवेटेड का मतलब क्या हुआ कि एक जगह पे आप उसको फिक्स कर दें। फिक्स का मतलब ये हो कि इस तरीके से मूव कर सके, लेकिन आगे पीछे मूव ना कर सके। तो जैसे आपका डोर होता है, तो एक जगह पे अगर पाइवेटेड कर दें, तो क्या होता है, ये बॉडी क्या करती है, मूव करती है इस तरीके से मूव करने के लिए फ्री होती है। सो दिस मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। इस मोशन को हम क्या कहेंगे, उसके रोटेशनल मोशन। तो बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करने लगती है, रोटेट करने लगती है। तो व्हेन अ बॉडी मूव्स अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, एक पॉइंट है, ये आपने एक पॉइंट फिक्स कर दिया, इस पॉइंट के अबाउट वो मूव कर रही है, तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे, उसके इस सर्कुलर मोशन को हम क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन। क्योंकि ये रोटेट कर रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, तो इस पॉइंट को, इस मोशन को हम क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन। अब आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे दोनों के, ट्रांसलेशनल मोशन के भी और रोटेशनल मोशन के भी। तो सबसे पहले ट्रांसलेशनल मोशन के तो बहुत सारे, जैसे आप मूव करते हो इन स्ट्रेट लाइन, तो वो क्या एक ट्रांसलेशनल मोशन है। कोई भी गाड़ी चल रही है, वो एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रही है, ये क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन है। नाउ सर्कुलर मोशन, या आप कह सकते हो रोटेशनल मोशन क्या होते हैं। तो आपने देखा होगा, जैसे डोर है, तो डोर क्या है, जैसे ये आपका कोई डोर होता है, राइट, यहाँ पे हिंजेस होती है उसमें, राइट, जहां पे वो डोर क्या होता है, पाइवेटेड होता है, यहाँ पे उसकी हिंजेस होती हैं। आपको डायग्राम अच्छे से नहीं बना मिलेगा। और ये जो डोर होता है, ये इन पॉइंट्स के अबाउट क्या करता है, मूव करता है। तो इस डोर को आप इस तरीके से मूव कर सकते हो। यहाँ पे आपका डोर हैंडल भी होता है। तो ये क्या हो गया, उसका रोटेशनल मोशन हो गया। उसके अलावा आपने बहुत सारे रोटेशनल मोशन के एग्जांपल देखे होंगे, जैसे स्टीयरिंग व्हील होती है, वो एक फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि रोटेशनल मोशन का मीनिंग क्या होता है, ट्रांसलेशन मोशन का मीनिंग क्या होता है। तो ये चीज आपको
इजीली समझ में आ गई। नाउ ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में अगर बात करें तो पिछले साल भी आपने ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में पढ़ा, जब आप फोर्स पढ़ रहे थे कि कोई बॉडी कैसे मूव करती है, वो आपने यहाँ पे पढ़ा है, ट्रांसलेशनल मोशन में पढ़ा है। लेकिन रोटेशनल मोशन के बारे में हम इस साल पढ़ेंगे, और वो सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। आप ऑलरेडी फोर्स के बारे में सब कुछ जानते हो, फोर्स के बारे में आपको काफी चीजें पता है। अब हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स की। इसको हम टॉर्क के नाम से भी जानते हैं, इसको एक और चीज कहते हैं दैट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, राइट। तो होता क्या, देखिए कि अगर आपको किसी भी बॉडी को किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट कराना है, रोटेशनल मोशन करवाना है बॉडी का, तो ऑब्वियसली आपको फोर्स यूज करना पड़ेगा, है ना। और उस फोर्स को यूज करके ये बॉडी कितना टर्न होगी, कितना रोटेट होगी, दैट इज नोन एज टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसको हम कहते हैं टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स, ये चीज ध्यान रखना। तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स आप समझ गए होंगे। टर्निंग इफेक्ट जो होता है फोर्स का, वो किसकी वजह से होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स की वजह से, या आप कह सकते हो टॉर्क की वजह से। अब ये जो टॉर्क होता है, ध्यान रखिए, जो टॉर्क होता है किस किस चीज पे डिपेंड करता है, ये जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे जिन पे इसकी सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी होती है, और हम ये प्रूव करके भी देख सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली भी आप चेक कर सकते हो कि किन दो पॉइंट्स पे ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड करता है। द फर्स्ट थिंग इज फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको डोर का। तो अगर आप डोर पे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो डोर जल्दी टर्न होगा, ज्यादा टर्न होगा, राइट, ज्यादा मूव करेगा। फोर्स कम लगाओगे तो कम होगा। तो एक तो फोर्स से हो गया, तो फोर्स पे डिपेंड करता है, किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। पहली चीज किस क्या बोल दी मैंने आपको, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स कितना लग रहा है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। और दूसरी चीज कि ये फोर्स कहां पे आप लगा रहे हो, ध्यान रखना। द सेकंड थिंग जिस पे डिपेंड करेगा कि द डिस्टेंस ऑफ अप्लाइड फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है, देखिए जिस पॉइंट के अबाउट वो रोटेट करेगा। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि ये क्या है, ये एक पाइवटेड पॉइंट है, यहां पे फिक्स कर दिया, तो इस पॉइंट के ही अबाउट वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, दिस पॉइंट इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, और इसी के अबाउट आपका डोर अंदर बाहर जो भी है मूव करेगा इस तरीके से, तो वो क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। तो अगर आप, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, यहां पे आप जब हैंडल पकड़ के डोर को ओपन या फिर क्लोज करते हो, आपने ओपन किया डोर या फिर क्लोज किया, तो ये डिस्टेंस होती है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ अप्लाइड फोर्स, जहां पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। नाउ जनरली मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ध्यान रखना कि जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो वो कहां पे कर रहे हो, ऑब्वियसली जहां पे आप कांटेक्ट कर रहे हो। तो यहां पे अगर आपका हैंडल है, हैंडल पकड़ के आप डोर को ओपन या क्लोज करते हो, तो वो उस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो ध्यान रखना कि अगर मैं बात करूं टॉर्क की, तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं, ये टी नहीं है, ध्यान रखिए, इसको हम पढ़ते हैं टाउ। तो ये टाउ इक्वल टू होता है, ध्यान रखिए, दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ध्यान रखिए इस चीज का। तो क्या कहा गया है, ये टाउ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पूरा क्या है, इसको समझिए। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क ऑफ अ बॉडी या टॉर्क ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू, टॉर्क को आप क्या कहते हो, मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हो। तो टॉर्क ऑन द बॉडी और मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो फोर्स लगेगा कहां से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखिए मैंने यहां पे फोर्स लगाया, राइट। तो ये कोई बॉडी है, मान लेते हैं कोई बॉडी है, इस बॉडी, ये जो बॉडी है वो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकती है, इधर उधर रोटेट कर सकती है। मैंने फोर्स लगाया इधर को, राइट, मैंने ऐसे फोर्स लगाया। तो हम क्या करेंगे, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस
लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या हुई, ये हुई। अगर मैंने ऐसे में फोर्स लगाया तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये हुई, तब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस केस में ये होगा। ध्यान रखिए, अगर मैंने इस बॉडी पे, ध्यान रखिए, जैसे ये है, एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, ये है, अगर मैं फोर्स ऐसे में लगाता हूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया इस केस में, ये हो गया। लेकिन अगर मैं ऐसे में फोर्स लगाता हूं, मतलब किसी और एंगल पे फोर्स लगाता हूं, तो उस समय परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो ये होगा, न कि ये होगा। तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से देखना है, कहां से देखना है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से देखना है, पहली चीज। और किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब जिस लाइन पे आप फोर्स लगा रहे हो, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। उस लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि उस पॉइंट पे ही आपको चेक करना है, उस पॉइंट पे तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं आएगा, क्योंकि फोर्स आप इधर को लगा रहे हो, या फिर मैं इधर को फोर्स लगा रहा हूं, तो उस समय लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम लेते हैं, दैट इज फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। बहुत सारे बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको लेनी होती है, वो भूल जाते हैं और वो सीधा क्या करते हैं कि फोर्स यहां पे लगा, चाहे वो डायरेक्शन देखते नहीं और सीधा सिर्फ वो डिस्टेंस ले लेते हैं जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है। तो पॉइंट पे नहीं देखना हमको ये देखना है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कौन सी है। मतलब अगर आप फोर्स ऐसे में लगा रहे हो तो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन फोर्स, अगर आप फोर्स ऐसे में लगा रहे हो तो ये क्या होगी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो इन दो चीजों पर डिपेंड करता है। तो ध्यान रखिए, टाउ इज इक्वल टू एफ, अगर मान लेते हैं डिस्टेंस डी है तो एफ इंटू डी। तो देखिए एक चीज तो ऑब्वियस है कि जितना ज्यादा आप फोर्स लगाओगे टर्निंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा, राइट। इजीली आप डोर को मूव कर सकते हो, ओपन या क्लोज कर सकते हो। और दूसरी चीज, ये डिस्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इसीलिए आपने देखा कि हैंडल जो होता है डोर के इस एंड पे होता है, मतलब इस पॉइंट से, किस पॉइंट से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा। अगर आप उल्टा करोगे, अगर डोर का जो हैंडल है आप इस पॉइंट की जगह इस पॉइंट पे लगा दो, क्या होगा आप खुद सोचिए। इस पॉइंट की जगह इस पॉइंट पे लगाओगे, कभी ट्राई करना, अगर आप डोर ओपन या क्लोज करने की कोशिश करते हो तो कभी ट्राई करना कि जो डोर है, जो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसके बिल्कुल जिस पॉइंट पे हिंजेस होती हैं, तो हिंजेस के बिल्कुल पास से आप खोलने की कोशिश कीजिए दरवाजे को, या फिर बंद करने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि टॉर्क की वजह से वहां पे डिस्टेंस कम हो गया तो टॉर्क कम होगा। तो जो डोर ओपन या क्लोज होता है वो किसकी वजह से होता है, टॉर्क की वजह से। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि टॉर्क का मतलब क्या होता है। टॉर्क क्या है, टर्निंग इफेक्ट है, कितना इजीली वो डोर या कोई भी बॉडी टर्न करेगी, दैट इज टर्निंग इफेक्ट या फिर टॉर्क। तो टॉर्क केवल फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उस रोटेशन के, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे आप फोर्स लगा रहे हो, इस बात पे भी डिपेंड करता है। तो इसका आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि टॉर्क सिर्फ और सिर्फ फोर्स पे ही नहीं डिपेंड करता है, बल्कि डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ध्यान रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, यूनिट। तो यूनिट क्या होगी टॉर्क की, तो खैर यूनिट तो आप इजीली पता कर सकते हो कि टॉर्क की यूनिट क्या होनी चाहिए, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। ये चीज ध्यान रखना कि अगर मैं टॉर्क कह रहा हूं तो आप मोमेंट ऑफ फोर्स वर्ड मत भूलिए, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क दोनों सेम होते हैं। तो अगर मैं बात करूं यूनिट की, तो आपको ऑलरेडी पता है फोर्स की, अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और इनटू डिस्टेंस, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। तो ध्यान रखना एसआई यूनिट जो होगी टॉर्क की, एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क दैट इज न्यूटन मीटर। क्या होती है, न्यूटन मीटर। और वो आप इजीली पता कर सकते हो, आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको अगर फॉर्मूला पता है तो एसआई यूनिट आपको उसी समय मिल जाएगी। उसके अलावा सीजीएस यूनिट भी हो सकती है, न्यूटन की जगह डाइन यूज कर सकते हो, मीटर की जगह सेंटीमीटर यूज कर सकते हो आप। तो आप जरा मुझे कमेंट्स में बताइए कि 1 न्यूटन मीटर, अगर न्यूटन मीटर को आप अगर डाइन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू हाउ मेनी डाइन सेंटीमीटर। तो ये आप जरा बताइए, ये आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। आपको पता है 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन होता है और 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, तो आप तुरंत इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ट्राई कीजिए। देन आपके पास आता है इसके बाद कपल, कि ये कपल होता क्या है। तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। कपल से पहले मैं आपको कुछ और एग्जांपल दे देता हूं, किसके, टॉर्क के। तो आपने देखा होगा जो स्टीयरिंग व्हील होता है आपका, स्टीयरिंग व्हील भी क्या है, एक टॉर्क का एग्जांपल है, वहां पे भी हम टॉर्क लगाते हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा जब आप नट्स को टाइट करते हो या फिर उनको ओपन करते हो, तो नट्स जो होते हैं आपको पता है ये हेक्सागोनल शेप में होते हैं, तो आप किसी की को यूज करते हैं यहाँ पे, राइट, कोई की यूज करते हो आप इस तरीके से, राइट। तो किसी की को यूज करते हो आप,
तो उस की हेल्प से क्या होता है, इसको ओपन करना थोड़ा इजी हो जाता है, राइट। क्यों हो जाता है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक नट होता है इस तरीके से, और अगर आप की यूज करते हो तो की से क्या होता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। की से क्या होता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। तो आप फोर्स कहां पे अप्लाई करते हो, आप यहां पे फोर्स अप्लाई करते हो। तो F यहां पे लग रहा है, जबकि एक्सिस ऑफ रोटेशन है, रोटेट किस पॉइंट के अबाउट करेगा, इस पॉइंट के अबाउट, तो ये D हो गया। तो F इंटू D हो जाएगा टॉर्क, टॉर्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उस चीज को मूव करना, रोटेट करना इजी हो जाता है। लेकिन अगर आप हाथ से मूव करने की कोशिश करोगे तो वहां पे फोर्स तो आप उतना ही लगा रहे हो, उस केस में भी, राइट। इस केस में भी आप उतना ही फोर्स लगा रहे हो, बल्कि इस केस में कम फोर्स लगा रहे हो। लेकिन वहां पे डिस्टेंस क्या होता है, अगर आप हाथ से ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, बहुत कम हो जाता है। डिस्टेंस कम होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको पता है, डिस्टेंस अगर कम होगा तो जो टॉर्क की वैल्यू होगी F इंटू डी, डी कम होगा, टॉर्क की वैल्यू भी कम हो जाएगी। टॉर्क कम होगा तो वो ओपन नहीं होगा, क्योंकि टर्निंग इफेक्ट टॉर्क की वजह से होता है। फोर्स, केवल फोर्स नहीं रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी रिस्पॉन्सिबल है। तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे तो इसीलिए आप की से इजीली ओपन कर सकते हो, हाथ से नहीं ओपन कर सकते हो, या फिर टाइट जितना वो की से हो जाता है, हाथ से उतना टाइट नहीं होता है। तो ये चीज आपको समझनी है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। देन हम बात करते हैं कपल की। कपल भी इसी चीज पे डिपेंड करता है, मींस टॉर्क के ही बारे में है कपल भी। तो एक कपल होता क्या है, ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी बॉडी है, मान लेते हैं एक बॉडी है, किसी भी एक बॉडी पे जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, एंटी पैरेलल फोर्सेस, इनको हम एंटी पैरेलल फोर्सेस भी बोल रहे हैं, दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, सेम लाइन ऑफ एक्शन के नहीं। ध्यान रखना, ये बॉडी है, इस पे इक्वल और अपोजिट फोर्सेस ऐसे में भी लग सकते हैं या फिर ऐसे में भी लग सकते हैं। तो ये भी देखिए, अगर ये F लग रहा है, ये भी F लग रहा है, मान लेते हैं ये F है, ये भी F है, तो देखो ये इक्वल है और अपोजिट है, इधर को लग रहा है, ये इधर को लग रहा है, ये वाला फोर्स इधर को लग रहा है, ये इधर को लग रहा है। तो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस तो हैं, लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। तो ध्यान रखिए, उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होगा, याद रखिए, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होना चाहिए। तो कभी भी किसी भी बॉडी पे जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं विच हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, ध्यान रखिए, द फोर्सेस हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। तो मान लेते हैं इस पे F फोर्स लग रहा है, इधर पे ये पॉइंट A पे लग रहा है, और यहां पे हमारे पास है पॉइंट B। इस पॉइंट B पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है इधर को, राइट। तो यहां पे जो फोर्स लग रहा है, यहां पे भी F लग रहा है और यहां पे भी F लग रहा है। तो इस सिस्टम को, इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा एक कपल। क्या कहूंगा, एक कपल कहूंगा। तो कपल क्या होता है, कभी भी किसी भी बॉडी में जब दो अपोजिट एंड इक्वल फोर्स लगते हैं तो उस अरेंजमेंट को, उसको हम क्या कहते हैं, कपल कहते हैं। तो ये क्या बन रहा है, कपल बना रहा है, क्योंकि दो अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। ध्यान रखिए, उन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वही है, इसका अलग अलग है। तो ध्यान रखिए, दोनों क्या एंटी पैरेलल है, मतलब ये इधर को है और ये इधर को है, राइट। पैरेलल भी हैं और अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनको हम एंटी पैरेलल कहते हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे अब। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द टॉर्क ऑफ ए कपल, मींस मोमेंट ऑफ ए कपल, राइट। जैसे हम मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ते हैं, राइट, तो एक कपल का भी मोमेंट हमको पढ़ना है। तो अब आप कहोगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और ये इक्वल टू फोर्स इक्वल टू, क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। जी नहीं, यहां पे आपको यही चीज समझनी है, फोर्स अपोजिट जरूर लग रहे हैं, ये एक दूसरे को, कपल तब जीरो होगा, मोमेंट ऑफ कपल तब जीरो होगा जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम होगा। लेकिन यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, दोनों अलग अलग हैं। तो खुद सोचिए कि ये बॉडी है, मान लेते हैं मैं इस पे इधर को फोर्स लगा रहा हूं, इस पे इधर को फोर्स लगा रहा हूं, तो क्या उस पे बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो ये बॉडी इधर से ऊपर को जाएगी, इधर से नीचे को जाएगी, तो ऐसे में घूमना शुरू कर देगी, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, टॉर्क तो लग ही रहा है, टॉर्क की वजह से ही तो बॉडी रोटेट करती है। किसकी वजह से करती है, रोटेट टॉर्क की वजह से, फोर्स की वजह से नहीं, राइट। अगर मैं इस बॉडी पे इधर को और इधर को फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स तो लगा रहा हूं ना मैं, अपोजिट और इक्वल, लेकिन ये बॉडी नहीं रोटेट करेगी, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम है। यहां पे टॉर्क जीरो है क्योंकि रोटेट नहीं कर रही, लेकिन यहां पे कुछ ना कुछ टॉर्क तो हो गई। तो क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं एक पॉइंट मान लेते हैं, कोई भी पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट O है, राइट। और ये A और B का बीच का जो डिस्टेंस है वो D है। A और B के बीच का डिस्टेंस क्या है, D है। तो अगर ये A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो D होता है, और ये पॉइंट O, कोई भी पॉइंट मान लीजिए A और B के बीच में, इस पॉइंट के अबाउट मान लेते हैं। ऑब्वियसली मैंने अभी कहा कि वो रोटेट करना शुरू कर देगा, तो इस पॉइंट के अबाउट मान लेते हैं, रोटेट कर रही है बॉडी, है ना। अब क्या होगा कि जो पॉइंट A पे जो फोर्स लग रहा है, राइट, तो उसकी वजह से जो टॉर्क होता है, टॉर्क ड्यू टू
फोर्स, कौन से फोर्स, ऑन पॉइंट ए, पॉइंट ए पे जो फोर्स लग रहा है ना, वो कितना लग रहा है, दैट इज इक्वल टू, ये आपको पता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स इधर को लग रहा है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो कितना हो गया, O इंटू ए, तो ओ ए, एफ इंटू ओ ए। उसी तरीके से टॉर्क ड्यू टू फोर्स ऑन पॉइंट बी, दैट इज इक्वल टू एफ इंटू ओ बी। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जो टॉर्क होता है या जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, उसकी जब डायरेक्शन होती है, तो क्योंकि आपको पता है वो रोटेट करता है, तो किसी भी बॉडी को अगर जो टॉर्क है, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, समझते हो ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर को, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट कर रहा है इस तरीके से, तो उसको हम लेते हैं निगेटिव, क्या लेते हैं, निगेटिव, राइट। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेता है, मतलब ये टॉर्क है, राइट, इस बॉडी पे आप इधर को फोर्स लगा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, जिसको आप काउंटर क्लॉकवाइज भी कहोगे, तो काउंटर क्लॉकवाइज में अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो उसको हम लेते हैं पॉजिटिव। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, टॉर्क को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे अगर फोर्स किधर को लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अगर क्लॉकवाइज में लग रहा है तो उसको हम निगेटिव लेंगे, इसका आप ध्यान रखोगे। तो सेम जो नेगेटिव नेगेटिव होंगे वो आपस में, आपको पता है नेगेटिव नेगेटिव आपस में ऐड हो जाते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में ऐड हो जाते हैं। तो आप चाहो तो इस पे ऐसे भी लगा सकते हो, और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं और इसको ऐसे कर देता हूं, तो ये एफ इधर को है इस समय, ये एफ इधर को है इस समय। तो अब देखिए जो फोर्स लग रहा है, राइट, तो यहां पे देखिए जो फोर्स लग रहा है पॉइंट ए पे, वो किधर को लग रहा है, मींस अगर ये पॉइंट है, ये पॉइंट देखिए, पॉइंट जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस पॉइंट के अबाउट देखिए, तो ये किधर को घुमाएगा, इसको ऐसे में घुमा रहा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे में घुमा रहा है, तो ये इधर को घूमेगा, राइट, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा कि जो फोर्स लगेगा वो एफ इंटू ओ लग रहा है, लेकिन पॉइंट बी पे मैं देखूंगा अगर, तो एफ इंटू ओ बी, ये किस तरफ लग रहा है, ये भी इस तरफ लग रहा है, और ये इस तरफ घुमा रहा है, तो ये भी क्या है, दोनों क्या लगा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज लगा रहे हैं, तो इसकी वजह से वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगेगा। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो अगर डायरेक्शन सेम है तो दोनों को आप, दोनों टॉर्क को क्या कर लो, ऐड कर लो, तो टॉर्क जो होगा, ओवरऑल टॉर्क जो होगा, मोमेंट ऑफ कपल, जिसको आप मोमेंट ऑफ कपल बोल सकते हो, तो मोमेंट ऑफ कपल टाउ, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज एफ इंटू ओ ए प्लस एफ इंटू ओ बी। इस चीज का आप ध्यान रखोगे कि जो सेम डायरेक्शन में अगर है तो उनको ऐड करोगे, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस करोगे, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ को आप कॉमन ले सकते हो, दैट इज ओ ए प्लस ओ बी, और ओ ए ये रहा, राइट, और ओ बी ये रहा, पॉइंट ए यहां पे था, पॉइंट बी यहां पे था, तो ओ ए प्लस ओ बी कितना हो गया, देखो ए बी, तो टाउ इक्वल टू क्या हो रहा है, यहां पे हमारे पास आ रहा है टाउ इक्वल टू एफ इंटू ए बी, और ए बी जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू डी, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी। डी क्या है, डी इज द डिस्टेंस ऑफ अप्लाइड फोर्सेस, डिस्टेंस बिटवीन टू अप्लाइड फोर्सेस, जो डिस्टेंस है जहां पे आप फोर्स लगा रहे हो, एक एफ इधर पे लगा रहे हो, एक एफ इधर पे लगा रहे हो, इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी है। तो टॉर्क जो होगा, या आप कह सकते हो मोमेंट ऑफ कपल जो होगा, दैट इज इक्वल टू एफ इंटू डी। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि मोमेंट ऑफ कपल होता क्या है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि आपको मोमेंट ऑफ कपल समझ में आ गया, तो अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। तो यहां पे आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जो कंडीशन है बॉडी की, किसी भी बॉडी की जो कंडीशन है वो टाइम के साथ अगर वो कंडीशंस, वो सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है, देन इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो यहां पे दो तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, स्टैटिक का मीनिंग आपको पता होगा ही, ऑलरेडी आप स्टैटिक वर्ड के बारे में जानते हो। किसी भी बॉडी को आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कब कहोगे, जब वो बॉडी रेस्ट में है। तो अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी क्या होगी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा, एंड देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉडी, बॉडी पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। दूसरी चीज, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में कब होगी कोई भी बॉडी, जब कोई भी बॉडी मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड, किसी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो उस बॉडी को, देखो डायनेमिक वर्ड का मीनिंग ही क्या है, मोशन। तो मोशन में होती है बॉडी, लेकिन इक्विलिब्रियम में होती है। इक्विलिब्रियम में बॉडी तभी होती है जब उस पे दो कंडीशन ध्यान रखनी है, जब उस पे जो ओवरऑल फोर्सेस होते हैं दैट इज जीरो,
एंड ओवरऑल टॉर्क जो होता है दैट इज ऑल्सो 0। तो ये कंडीशन की बात हम अभी करते हैं। पहले हम बात करते हैं स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। तो जैसे कि मैंने बताया, स्टैटिक रेस्ट को बिलोंग करता है, डायनेमिक मोशन को बिलोंग करता है। तो कोई भी बॉडी क्या है, अगर रेस्ट में है, भले ही उस पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, राइट। मान लेते हैं मैंने ये यहां पे रखा है, हाथ में रखा है, तो आपको पता है कि यहाँ पे 2 फोर्सेस लगते हैं। ये बॉडी क्या करती है, फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है डाउनवर्ड्स, जबकि रिएक्शन, आपने रिएक्शन पढ़ा होगा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो क्या हो रहा है, जो हाथ होगा मेरा वो भी इस पे अपोजिट फोर्स लगाएगा अपवर्ड्स। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और ये बैलेंस कंडीशन में रहेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है कि जो मोशन में है बॉडी, उस बॉडी का मोशन अगर फोर्सेस की वजह से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा हो, मतलब जो जैसे मोशन में है, अगर वो क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन में स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहे, तो सेम स्पीड से स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करे। अगर वो रोटेशनल मोशन है, तो अगर वो रोटेट कर रही है तो सेम स्पीड से रोटेट करते रहे, तो क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो आई होप कि आपको स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट कंडीशन आती है आपके पास, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशंस क्या हैं, मतलब कब मैं किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में कहूंगा कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो 2 चीजें जैसे कि मैंने बताई। पहली चीज, व्हेन द सम ऑफ ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस हैं, ओवरऑल फोर्सेस, अगर नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0, ध्यान रखना, तो नेट फोर्स, यहीं पे मैं आपको बता देता हूं कंडीशन की ये, कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए बॉडी पे, नेट फोर्स ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू 0 एंड नेट टॉर्क या जिसको आप क्या कहते हो, मोमेंट, मस्ट बी इक्वल टू 0। नेट का मतलब जितने भी फोर्सेस लगा रहे हो आप उनका सम कर दोगे। सम का मतलब आपको पता ही, अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो ऐड करते हो, और अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट करते हो। तो इसी तरीके से नेट फोर्स इक्वल टू 0 और नेट टॉर्क इक्वल टू, अगर 0 आता है तो तब क्या कहोगे आप, द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है यहाँ पे और कंडीशंस क्या है इक्विलिब्रियम के लिए। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोनों, एक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और दूसरा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी इस चैप्टर से डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।